नमस्कार दोस्तों। और बैंकिंग की क्लास एक और हम लेकर आए हैं आपके लिए। और बैंकिंग क्लास थोड़ा ना अभी काफ़ी अंतराल पे आ रही हैं, आप लोगों को शायद दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कुछ समय हमारे साथ रहिए, बने रहिए, आपके लिए लगातार क्लासेस आएंगी। अभी कुछ व्यक्तिगत दिक्कतों की वजह से और कुछ कुछ हैं अभी समस्याएं, उनकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस टाइमली और अच्छी तरह से कवर होगा और क्लासेस रेगुलरली आएंगी। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान धर्म IAS में। और बैंकिंग की आज तीसरी क्लास है, बैंकिंग की तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम जो अब तक पढ़ चुके हैं, हमने बैंकिंग के स्ट्रक्चर को जाना है, हमने सेंट्रल बैंक देखा है, हमने RBI को समझा था, RBI की फंक्शंस को देखा था, और जो भी RBI से संबंधित चीज़ें थी वो देखी थी, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए बैंकिंग का आज तीसरी क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। कौन सा मुद्दा है जो हम देखते हैं कि आए दिन समाचार पत्रों में छाया रहता है बैंकिंग के लिए, और सरकारी जो तंत्र है, मॉनेटरी सिस्टम है, उस सब में दिखाई देता है। नाम सुना होगा सभी ने इसका, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आप लोग जब भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो मोर और लेस आपको दिखाई देगा ये वर्ड कि क्या चीज़ है। इसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। तो ये है क्या चीज़, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, इसको समझेंगे, जानेंगे क्या चीज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि द दोज असेट्स विच सीजेस टू जनरेट इनकम। क्या चीज़ है ये, देखिए अगली स्लाइड पर एक लिखा हुआ है कि हमारे जब भी कोई ये समझेंगे कि कोई भी इकोनॉमी है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी एक गतिविधि हो रही है पैसे से संबंधित, तो वहाँ पर दो चीज़ें हम लोग सुनते हैं। क्या चीज़ है, एक हम सुनते हैं असेट, यहाँ लिखा हुआ है, और एक हम सुनते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, असेट संपत्ति, और लाइबिलिटी देयताएं। ठीक है, असेट कोई भी वो चीज़ है जो हमारे पास किसी रूप में है और उससे हमें किसी तरह की कमाई हो रही है, किसी तरह का रिटर्न मिल रहा है, किसी तरह की इनकम जनरेट हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था ये कि दोज असेट, वो संपत्ति जो अपना अर्जन सीज, पैसा कमाना बंद कर चुकी है, टू जनरेट इनकम, जिसने पैसा कमाना बंद कर दिया है, वो कहलाती है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो असेट जो मैंने बताया, असेट वो चीज़ है जो हमें इनकम कमा के देती है। ठीक है, कोई भी मशीनरी हमने लगाई है कहीं पर, मशीनरी किस लिए लगाई है, ताकि उससे कुछ चीज़ का निर्माण किया जा सके। कोई उद्योग लगाया है, उसमें मशीनें लगी हैं, उनसे कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी, तो बनाकर क्या करेंगे, उसको बेचा जाएगा, तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी, पैसा जनरेट करेगी। लैंड, लैंड का डिफरेंट चीज़ों में रूप है। आप उसे रेंट पे देते हैं, किराए पर देते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र में बटाई पर दी जाती है, वहाँ वो आपको मनी जनरेट करके देती है। या कृषि की जाती है इस पर, लैंड पर। ठीक है, कृषि से भी किसान जो है वो फसल बेचकर पैसा कमाता है। लैंड पर ही कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। ठीक है, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर कर वो अपना एक बिजनेस खड़ा करता है, वहाँ से ही पैसा कमाता है। तो एक लैंड एक फैक्टर है। तीसरा मनी, यहाँ पे लिखा हुआ है मनी, पैसा किस तरह से पैसा जनरेट करता है। आप इसे किसी बिजनेस में लगाएंगे एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा, इस पैसे को आप लोन देंगे, वहाँ से ब्याज के रूप में ये आपका जनरेट करेगा मनी, इंटरेस्ट के रूप में। जो आप लोन देंगे किसी को, बैंक लोन देते हैं, कंपनियां लोन देती हैं, किसी भी तरह से, तो पैसा पैसा जनरेट करता है। दूसरी तरफ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वो चीज़ है जो चुकानी है हमें, जो हमारी तरफ देयता बनती है, जो हमें देनी है, वापस करना है उसको। मनी विच इज़ टू बी रिटर्न, जो पैसा वापस किया जाना है। जिसने लोन लिया है, जिसने दिया है, उसके लिए वो एसेट है, क्योंकि वो ब्याज के साथ वापस आएगा। और जिसने लिया है लोन, उसके लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो उसे एक ना एक दिन चुकानी है और ब्याज के साथ चुकानी है। तो ये कॉन्सेप्ट है असेट और लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो नॉन परफॉर्मिंग असेट पढ़ना है आगे, उसको समझना है, उसके लिए ये असेट जानना जरूरी है।
जब हमने असेट जान लिया है तो लाइबिलिटी जाननी भी जरूरी है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, असेट और लाइबिलिटी। असेट और लाइबिलिटी, संपत्ति और देयता, ये दो चीजें जाननी है। ठीक है, चलिए आगे। जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग हमने पढ़ा, तो बैंक का मेन फीचर, मेन फंक्शन, उनकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो क्या है कि वो लोन देते हैं, आपको ऋण देंगे और उस पर ब्याज कमाएंगे। ठीक है, वहीं से उनकी इनकम जनरेट हो रही है, मैक्सिमम इनकम का सोर्स उनका वही है कि वो बैंक आपको लोन दे रहे हैं और लोन से वो पैसा कमा रहे हैं जिनको भी लोन दिया गया है। ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पर, जब बैंक ने किसी को लोन दिया है, किसी एक व्यक्ति को लोन दिया है, ठीक है, इस व्यक्ति ने, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, ए मान लिया इसको, इसने बैंक से लोन लिया, उम्मीद ये थी कि ये बैंक को वापस लोन चुकाएगा ब्याज के साथ। ठीक है, ब्याज के साथ लोन चुकाएगा, लेकिन किन्हीं कारणवश, या तो जानबूझकर, या इसकी इनकम जनरेट होनी बंद हो गई, या ये लोन अपना वापस नहीं कर पा रहा, इसने बिजनेस के लिए लोन लिया, इसका बिजनेस ठप हो गया, ये नौकरी में था, नौकरी चली गई, ठीक है, या इस व्यक्ति की डेथ हो गई, तब भी बैंक का लोन आना बंद हो गया, वापस आना बंद हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब बैंक ने लोन दिया था, जो बैंक की संपत्ति थी, उस संपत्ति ने पैसा लाना वापस, जो ब्याज के रूप में आना था, वो बंद हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे जनरेट हुआ ये एनपीए, यानी कि वो एसेट बैंक की बन गई जिसने पैसा कमाना बंद कर दिया, है ना। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट निकलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, कि जब बैंक ने लोन दिया और लोन उसका वापस आना बंद हो गया, ये रहा, व्हेन बोरोवर, बोरोवर मतलब जिसने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, स्टॉप्स मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जिसने लोन लिया है उस व्यक्ति ने जब वापस करना बंद कर दिया है, ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है, या प्रिंसिपल अमाउंट, मूल, कोई भी पैसा अगर ब्याज नहीं आएगा तो भी, मूल नहीं आएगा तो भी, तो उसका बैंक की कंडीशन में वो एनपीए हो गया है पैसा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया है। बैंक के लिए उस पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और वो उसकी हानि में जा रहा है बैंक की। ठीक है ना। नेक्स्ट। तो अब बैंक ने लोन दिया है तो उस बैंक बैंक आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी देता है लोन वापस करने के लिए। हर महीने की एक फिक्स तारीख होती है, कोई भी 30, सपोज कर लीजिए 30 मान लीजिए कि 30 तारीख तक आपको हर महीने उसकी किस्तें भरनी है। ठीक है, तो कुछ में ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है, टाइम पीरियड, कि आप आज लोन ले लीजिए और उसको 15 महीने बाद, 18 महीने बाद या 2 साल बाद वापस करना शुरू कीजिएगा। तब तक आप इस पैसे को इस्तेमाल करके जिस भी काम में लगाना चाहते हैं वहाँ से पैसा जनरेट करना शुरू कर दीजिए। जब आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, किसी बिजनेस में लगाया, बिजनेस ऐसा नहीं कि एकदम पैसा जनरेट करके देना शुरू कर देगा। और या एजुकेशन लोन है, कि एजुकेशन लोन आज लिया है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल बाद उनकी नौकरी लगेगी कोर्स खत्म होने के बाद, तब वो पैसा वापस करना शुरू करेंगे। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं कुछ भी। तो बैंक ये कब माने कि उसका पैसा जो है वो एनपीए हो रहा है, ठीक है, वो देखते हैं कब माने। तो एक 90 डेज का क्लॉज है कि जब बैंक का वो पैसा वापस आना चाहिए। सपोज आज 1 तारीख को बैंक की किस्त आनी चाहिए, ठीक है, 1 तारीख को किस्त आनी चाहिए थी उसकी, 1 सितंबर मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन 1 सितंबर को उसकी किस्त नहीं आई है बैंक की। जो डेट किस्त आने की है वो वाला पीरियड, ग्रेस पीरियड के बाद, जो मैंने बताया था कि 3 साल हो सकता है, 18 महीने हो सकता है, उसके बाद जो पहली किस्त आनी थी, या कोई भी किस्त की डेट जो चल रही है, वहाँ से अगर 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, एक महीना ये हो गया, एक महीना ये हो गया, और दिसंबर। तो दिसंबर की जो पहली तारीख है, 1 तारीख, यहाँ जो 3 महीने या 90 दिन का गैप हुआ, 90 डेज याद रखिएगा, 3 महीने नहीं, 90 डेज, कि जो 90 डेज तक अगर किसी कस्टमर ने बैंक का पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं किया है, किस्तें नहीं जमा करी हैं, तब वो बैंक का पैसा एनपीए की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो 90 डेज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड सीधा सीधे पूछ सकता है कि बैंक का पैसा कितने दिन में एनपीए होता है, कितने दिन में या एनपीए की श्रेणी में रखा जाता है। तो 90 डेज करके, पहले 180 डेज था ये, इसको घटाकर 90 डेज पर लाया गया है। 180 डेज हटा दीजिए, आप 90 डेज ध्यान रखिए कि 90 डेज में पैसा एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाता है। दूसरा, ये तो है नॉर्मल लोन्स के लिए। अब कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 2 तरह की फसलें हैं, कुछ एक तो
लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, यानी कि जिनकी अवधि लंबे समय की है। जो बैंक किसी किसान ने आज लोन लिया और तुरंत नहीं कह सकता ना कि आप मुझे इस फसल के लिए लोन चाहिए और इस फसल में कोई भी अमुक फसल होगी उसमें टाइम लगेगा 1 साल का मान लो, तो बैंक उससे कहे कि नहीं हमें तो 2 महीने बाद ही आप लोन वापस कीजिए। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने लोन ही उस फसल को लिया है जिसकी जो उससे कमाई है 1 साल बाद होने वाली है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी कमाई छोटे टाइम की होती है, जैसे कि सब्जियां 1 से 2 महीने में तैयार हो रही हैं, या कोई और फसल जो 6 महीने में। तो दो तरह की हैं यहाँ पे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। ठीक है, इनमें याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एक क्रॉप सीजन, वन क्रॉप सीजन, सॉरी 2 क्रॉप सीजन, यहाँ 2 है। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होंगी, जो कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं, उनके लिए 2 फसलों के तैयार होने का समय जो लगता है, तब तक के लिए मान लिया जाता है कि तब तक अगर वापस कर देता है तो बैंक के लिए ठीक है। उसका ज़्यादा का टाइम लगता है तब वो कृषि क्षेत्र का लोन जो है वो एनपीए कैटेगरी में आएगा। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में वो एक क्रॉप सीजन, यानी कि एक अंतराल जो है सब फसल को तैयार होने का, वो लिया जाता है। अगर उसके अंदर लोन आना शुरू होता है तो बैंक के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है तब वो एनपीए की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ये इसकी टाइम लिमिट है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा यहाँ पर, 90 डेज ये वाला, 90 डेज नॉर्मल लोन में, नॉन एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर छोटे समय क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन। एक क्रॉप सीजन में एनपी कैटेगरी में ये रख दिया जाएगा। आगे देखिए, एनपी की ना कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बैंक उनको कैटेगराइज करके रखता है, अलग अलग श्रेणियां बना के रखता है कि किस किस तरह की चीज़ें रहेंगी लोन को देखने में। तो क्या चीज़ रहती है ये, अगर जीरो यहाँ से लोन शुरू हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना यहाँ तक, 3 महीने या 90 दिन जो हम कहते हैं, यहाँ 30 दिन, यहाँ 30 दिन, यहाँ 30 दिन, 90 दिन यहाँ पूरे हो रहे हैं। 30 दिन के 90 दिन के बाद बैंक कहता है कि हमारा लोन एनपीए हो रहा है। ठीक है, लेकिन 90 दिन के अंदर अगर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक तो उसको किस्त देनी थी अपनी पहली, लेकिन एक किस्त यहाँ डिले हो गई, दूसरी किस्त यहाँ डिले हो गई उसकी। ठीक है, तो इसको एक कैटेगरी दी जाती है एसएम में, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA, ये है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट की भी कैटेगरी है, एसएम में 0 अगर यहाँ तक है, SMA 1 अगर यहाँ तक है, SMA 2 अगर ये तीसरे महीने में पहुँच रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक स्पेशल मेंशन अकाउंट है, यानी कि बैंक को एक हिंट मिल रहा है कि आपका लोन शायद एनपीए हो सकता है। तो जब वो SMA 1 में पहुँचता है तो बैंक को कार्रवाई करनी शुरू करनी होती है कि कस्टमर को नोटिस भेजे, फ़ोन करे कि आपका लोन जो है SMA कैटेगरी में जा रहा है, आप उसकी रिपेमेंट जल्दी करें। SMA 2 में पहुंच गया है तब बैंक फिर एक बार रिमाइंडर डालते हैं कि आपका लोन जो है अब एनपीए हो सकता है, आपका उस पर नुकसान होने वाला है, तो आप उसको रिपे करें, क्योंकि 90 दिन तक की लिमिट है। अब जब 90 दिन क्रॉस हो गया तब वो एनपीए की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, अब उसमें क्या चीज़ आती है, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड कैटेगरी बोली जाती है, अगर 90-30 दिन तक चुका रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट वो है जिसमें रिपेमेंट रुकी हुई है, अदरवाइज यहाँ स्टैंडर्ड चल रहा है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, इसके बाद में आती है सब स्टैंडर्ड। अब देखिए एनपीए में आया ये, एनपीए में आया सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में है 30 दिन से लेके 1 साल तक, 1 ईयर, सॉरी 90 दिन था ना, 90 डेज, 3 महीने से लेके 1 साल तक, ये चला जाता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। एनपीए की कैटेगरी है ये, जैसे पहली एसएमए कैटेगरी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड में चल रही थी, उसके बाद एनपीए है। एनपीए में एक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है जो 30 दिन से 90 दिन से और 12 महीने तक पहुँच रही है, 1 साल तक पहुँच रही है। इसके बाद अगर इसने 12 महीने से ज़्यादा टाइम ले लिया तो 12 महीने लिख लेते हैं, 12 मंथ। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर डाउटफुल, संदेहास्पद।
डाउटफुल एसेट, अगर इसको 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, अगर इसने 12 महीने से ज़्यादा देख लिया कि बैंक का पैसा वापस नहीं आया है, उसको रख दिया जाता है डाउटफुल एसेट में। एसेट मतलब वो संपत्ति जो अब संदेहास्पद हो चुकी है कि इसका पैसा अब शायद वापस नहीं आएगा, ये बैंक मान के चलता है। इसके बाद आता है लॉस एसेट, तीसरा। लॉस एसेट यानी कि बैंक यहाँ पर इस कैटेगरी में जाने के बाद, डाउटफुल के बाद वो कभी भी इसको डिक्लेयर करेगा कि 12 महीने ज़्यादा हो गए, डाउटफुल उसने मान लिया है, लेकिन अब बैंक अपनी अकाउंट बुक्स को सुधारने के लिए इस लोन को अपने कैटेगरी से हटाएगा, उसको कहेगा लॉस एसेट कि अब इस लोन के वापस आने की संभावनाएं लगभग शून्य हो चुकी हैं और ये लोन अब वापस नहीं आएगा। जब बैंक इसको इस कैटेगरी में डाल देगा तब वो कहलाएगा लॉस एसेट, ठीक है। एक और चीज़ आती है इसमें, इस कैटेगरी से अलग है वो, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, इसको कहा जाता है राइट ऑफ। यानी कि वो लॉस एसेट, यानी कि वो लोन जिसको बैंक ने ये मान लिया कि अब इसके वापस आने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य है, ये लोन वापस नहीं आएगा, तो बैंक क्या करते हैं, जो उनकी अकाउंट बुक्स हैं वहाँ से उस लॉस को हटा देती हैं ताकि उनकी अकाउंट बुक्स ठीक हो सके मतलब अब बैंक ने ये मान लिया कि वो पैसा नहीं आ रहा है, उसको अकाउंट बुक से हटाकर बिल्कुल अकाउंट बुक्स को क्लीन कर लिया है, वहाँ पर उसे कहा, उस प्रक्रिया को कहा जाता है राइट ऑफ करना, ठीक है। वो प्रक्रिया कहलाती है राइट ऑफ कर देना। बैंक ने उसको अपने अकाउंट बुक से निकाल दिया है, अब बैंक के लिए वो किसी तरह की संपत्ति नहीं बची। तो ये एनपी की कैटेगरीज होती हैं। सब स्टैंडर्ड हमने देखी थी, स्टैंडर्ड सबसे पहले जो नॉर्मल है उसको कैटेगरी में, एनपीए की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो स्टैंडर्ड लोन है जब तक वो लोन नॉर्मल चल रहा है। सेकंड सब स्टैंडर्ड है वो, कि वो 3 महीने से ज़्यादा और 12 महीने से कम पेंडिंग है, वापस आना है। 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो डाउटफुल एसेट में चला गया, और जब बैंक ने उसे ये मान लिया कि वो पैसा वापस नहीं आना है, वो लॉस एसेट में चला गया। और जब उसको पैसे को बैंक ने अपनी अकाउंट बुक से निकाल दिया, उस लोन को, उस लॉस को हटा दिया अपने अकाउंट बुक से, उस प्रक्रिया को कहते हैं राइट ऑफ कर देना। तो ये तीनों चारों चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आपको दिखा देती हैं कि ये किसी क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिले, ठीक है। अब जब हटा ही दिया इसको बैंक ने अपनी बुक से, बैंक की बुक क्लियर हो गई, उसका लॉस जो पहले दिख रहा था आज वो लॉस नहीं दिख रहा, क्योंकि अब वो उसके अकाउंट बुक्स में है ही नहीं। तो हटा क्यों नहीं देते इन सब चीज़ों को, क्यों जरूरी है इस चीज़ को समझना, क्यों जरूरी है इस चीज़ को पढ़ना, एनपीए को और इन सब चीज़ों को? क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब बैंक के लोन चलते हैं, और जब बैंक के लोन एनपीए होते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जिसकी वजह से इसको ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ये एनपीए जो हो रहे हैं क्या प्रभाव पड़ने वाले। सबसे पहला प्रभाव तो वही है कि हम देखते हैं इसका कि बैंक के प्रॉफिट पर इसका प्रभाव पड़ता है। बैंक हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, ठीक है ना। सारी अर्थव्यवस्था को ये चलाते हैं, सरकार से लेके एक व्यक्ति विशेष तक का अकाउंट बैंकों में पाया जाता है। तो जब बैंक को लॉस होता है तो कहीं ना कहीं आपका, सरकारों का, व्यक्तियों का, बिजनेसेस का, हर किसी का पैसा एक रिस्क में रहता है। तो इसीलिए एनपीओ को पढ़ना, उसे समझना, उसे कंट्रोल रखना आवश्यक रहता है। और बैंक सरकार को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा कर देते हैं। हमारे सरकारी बैंक जो काम करते हैं वो सरकार के लिए बहुत बड़े प्रॉफिट कमा कर देते हैं। तो अगर एनपीए ज़्यादा लोन होंगे, बैंकों का पैसा ज़्यादा इस तरह से खराब होगा, तो उनके प्रॉफिट में भी कमी आएगी। तो बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव आता है इनका, है ना। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नकारात्मक प्रभाव हमारे बैंक और अर्थव्यवस्था, इन दोनों पर ही देखने को मिलते हैं। इनके प्रॉफिट्स में कमी आती है, इनके लाभ जो है वो कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो लाभ इनके कम होते हैं जब देखते हैं। दूसरा, एक क्रेडिट फ्लो की कमी आती है। क्रेडिट फ्लो मतलब जो हमारा पैसा मार्केट में है, जो सरकारी पैसा या नॉर्मल जो पैसा मार्केट में चल घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। अगर बैंकों का ज़्यादा लोन एनपी होगा तो बैंक कोशिश करेंगे कि लोन की कंडीशन को सख्त किया जाए,
ऐसे लोगों को लोन ना दिया जाए जिनकी कैपेसिटी नहीं है लोन वापस करने की, या लोन की कंडीशंस को ऐसा कर दिया जाए कि ज़्यादा लोन लोन एक ही श्रेणी में ना आ पाए, वो लोन लेने से बाधित हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन बैंक को अपनानी पड़ती हैं। तो इस वजह से क्या है कि बैंक का पैसा मार्केट में नहीं निकल पाता है, बैंक को सख्त नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं ताकि आगे कम से कम लोग डिफॉल्ट करें। बैंक अपनी नीतियों को सख्त करेगा, नीतियों को सख्त करेगा तो लोगों को लोन लेने में दिक्कत आएगी, लोन लेने में दिक्कत आएगी तो लोग लोन कम लेंगे तो उस पैसे की जो गतिविधियां होनी थी, बिजनेस लगाना था, किसी को पढ़ाई करनी थी या कोई भी काम करना था, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसका नकारात्मक प्रभाव फिर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो एक चक्र की तरह चलता है, इसको समझिएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है कि लोन की जरूरत आमतौर पर किसे पड़ रही है। आमतौर पर अगर हम देखें, जैसा कि हम भारत देश में रहते हैं, विकासशील हमारा देश है, यहाँ पर गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा है अमीरों के, तो लोन की जरूरत किसे है, निम्न आय वर्ग को। और उनकी जनसंख्या क्योंकि ज़्यादा है और बैंक का एनपीए ज़्यादा होगा, बैंक लोन कम देंगे, तो इसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, है ना। एमएसएमई जो उद्योग करते हैं, एमएसएमई क्या है, लघु एवं कुटीर उद्योग। ये वो क्षेत्र हैं जो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हम आज भी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगभग लगभग हमारी जनसंख्या का 50% से ज़्यादा हिस्सा काम करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी लगा हुआ है और लोन की आवश्यकता भी मुख्य रूप से यहीं पर आती है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि लगभग 60% जनसंख्या हमारी इन गतिविधियों में लगी हुई है, 60% जनसंख्या का एनपीए की वजह से जो उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बैंकों की लोन की व्यवस्था से चूक जाएगा, जिसको ये फायदा मिलना था और वो अब नहीं मिल पाएगा अगर बैंकों ने अपनी कंडीशन को सख्त कर दिया एनपीए के चलते हुए। तो इसलिए एनपीए इनको प्रभावित करता है। कम एनपीए रहेगा तो बैंक नॉर्मल रहेंगे लोन देने में, एनपीए ज़्यादा बढ़ेगा तो बैंक कोशिश करेंगे कि अपने लॉसेस को कम किया जाए, अपने नुकसान को कम किया जाए, लोन कम देगा। किसे कम मिलेगा, बड़े बड़े उद्योगपति कुछ ही हैं देश में और उनके पास पैसे के साधन बहुत हैं, लेकिन इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास तो बैंक ही है लोन लेने के लिए, जो इनको अच्छी सही कंडीशन पर देते हैं, ठीक है। पैसा उठाने के लिए ये लोग मनी लेंडर्स जो हैं हमारे रसूखदार लोग जो होते हैं उनके पास है, लेकिन उनके पास ब्याज की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, जितना उनको किसानों को फायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा वो ब्याज में उनको पैसा दे चुके होंगे। तो बैंक यहाँ पर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और इसीलिए हमें एनपीओ कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि बैंक अच्छी तरह से काम करते रहें और इन लोगों की मदद करते रहें, ठीक है। दूसरा, अगर बैंक लोन दे भी रहा है तो एनपीए ज़्यादा चलते हुए बैंक क्या करेगा, अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देगा, है ना। अगर बैंक को लोन देने भी हैं तो ब्याज दरें बैंक बढ़ा देगा, उसका नुकसान फिर इन्हीं को होना है, ठीक है। तो एक असर इसका ये देखने को मिलता है कि बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो हमने सबसे पहले देखा कि बैंक के प्रॉफिट तो कम हो जाते हैं, बैंक ब्याज दर बढ़ा रहा है और बैंक का लाभ कम हो रहा है। कुल मिलाकर ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि एनपीए की वजह से इन चीज़ों पर असर आता है, ठीक है। अब अगली कैटेगरीज ऑफ एनपीए, ये हमने पहले पढ़ लिया था, इफेक्ट्स हैं, सॉरी कैटेगरीज हम पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने एक टर्म दी हुई है विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि एक ऐसी लिस्ट आरबीआई जारी करता है, आरबीआई करता है इसको, कि जिन लोगों ने जानबूझकर बैंकों का पैसा गबन किया है या जानबूझकर वापस नहीं किया है, तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट जारी करता है आरबीआई, जिन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, जो जानबूझकर बैंकों का पैसा गबन करते हैं। इसके लिए आरबीआई ने अब ये कैसे तय करेंगे कि कौन विलफुल डिफॉल्टर है, किसने जानबूझकर बैंकों का पैसा गबन किया है, तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज दी हैं आरबीआई ने। याद रखिएगा, आरबीआई ने निर्धारित किए हैं, अलग अलग बैंकों ने नहीं, बैंकों को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो आरबीआई ही इस चीज़ को बताता है कि कौन डिफॉल्टर है कौन नहीं है और किन कंडीशन में वो डिफॉल्टर है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देखिए। पहली चीज, उसे विलफुल डिफॉल्टर बताया गया है जिसकी कैपेसिटी तो है वापस करने की,
कैपेसिटी है बट वो कर नहीं रहा है, नॉट रीपेइंग। यानी कि जिसके पास क्षमता है बट लोन वापस नहीं कर रहा, ऐसे जो भी लोग हैं बैंक उनको, आरबीआई उनको सूची में डालेगा बिल्कुल डिफॉल्टर्स की, इनकी क्रेडिट हिस्ट्री पता करके। बैंकों के पास कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री होती है कि उसके बिजनेस क्या है, उसकी आय का स्रोत क्या है, उसके काम क्या है, उसकी सालाना इनकम क्या है। तो वो सब देखने के बाद अगर बैंक को लगता है कि इसके पास पैसा तो है लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो बिल्कुल डिफॉल्टर है। एक कैटेगरी इसके अंदर ये आती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी एक बिल्कुल डिफॉल्टर की जो है वो है कि जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए लोन लिया गया था, पैसा वहां से हटाकर दूसरी चीज में लगा देना, ठीक है। इसे कहते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड्स। डाइवर्जन ऑफ फंड्स मतलब कि आपने घर या गाड़ी, इसके लिए बैंक से लोन लिया था, बैंक से आपने पैसा लिया लेकिन आपने किसी और चीज में लगा दिया, कहीं और पैसे को घुमा दिया। बजाय इस चीज के आपने बैंक से कहा कि मुझे घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आपने वो पैसा सपोज करो शेयर मार्केट में लगा दिया, या कुछ महानुभाव उसे किसी को आगे लोन के रूप में दे देंगे कि भाई मैंने बैंक से पैसा लिया है 7% पे, मैं तुझे 10% पे दे रहा हूँ। मतलब वो यहाँ बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच का प्रॉफिट मैं कमा लूंगा, किसी और को लोन दे दिया, या किसी और गतिविधि में, जिस गतिविधि के लिए लोन लिया गया था उससे हटाकर किसी और गतिविधि में पैसा को लगा देना, ये भी बिल्कुल डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल देता है आरबीआई उसको। भले ही वो पैसा उसका अब वापस करे, बाद में वापस करे, लेकिन अगर उसने पैसे का डाइवर्जन किया है, उस पैसे को जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था उस उद्देश्य से अलग किसी और उद्देश्य में इस्तेमाल किया है, तो वो पैसा बैंक उस व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालता है। दूसरा ये है। तीसरी ये कैटेगरी सबसे आसान नॉर्मल, गवर्न इसको सीधा बोलेंगे, यानी कि बैंक से पैसा उठाया और गायब हो गया व्यक्ति, कहाँ है पता ही नहीं, बैंक के सामने ही नहीं आया, वो पैसा लेकर गायब, कहाँ उसने पैसा लगाया कहाँ नहीं लगाया, लेकिन पैसा लेकर वो चला गया, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसको ढूंढ रहा है बैंक कि भाई कहाँ चले गया, अपने पैसे को बताइए, ठीक है। तो वो गबन जो है सिफोन ऑफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिफोन ऑफ। ये कैटेगरी है। जब इस तरह के व्यक्तियों का पता चलता है आरबीआई उनको फिर विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में उनका नाम डाल देता है, ठीक है। चौथा और लास्ट जो कैटेगरी है डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग बैंक। यानी कि जिस भी चीज के लिए आपने लोन लिया था, बैंक की जानकारी के बिना अगर आपने वो चीज बेच दी पैसे के लिए, वो उस कैटेगरी में भी बैंक उसको बिल्कुल डिफॉल्टर मानता है। यानी कि आपने एक घर खरीदने के लिए लोन लिया था, ठीक है, आपका लोन इस पर चल रहा है बैंक से, अभी लोन वापस नहीं हुआ पूरा, बचा हुआ है, सपोज करो आपने इस घर के लिए 50 लाख का लोन लिया था, ठीक है, आप सिर्फ 10 ही लाख दे पाए हो, 40 लाख आपका बचा हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो कि भाई मेरा घर जो है अच्छे दाम में बिक रहा है, मुझे इस घर के 65 लाख आज ही मिल जा रहे हैं, और आपने वो घर बेच दिया। बैंक को आपने जानकारी देनी जरूरी नहीं समझी कि भाई मैं अपने घर को बेच रहा हूँ, और आपने उस घर का सौदा करके उस घर को बेच दिया है, तो उस कंडीशन में भी बैंक आपको बिल्कुल कैटेगरी की बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल देगा। क्योंकि यहाँ पर जब बैंक का लोन चल रहा है घर के ऊपर, या कोई भी और भी संपत्ति हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, आपने कोई खेत खरीदा वो हो सकता है, कोई भी चीज़, जिस चीज़ के लिए लोन लिया गया था आपने उसको बिना बैंक की जानकारी के किसी और को बेच दिया, मुनाफा कमाने के लिए या अपने किसी घाटे को पूरा करने के लिए, और बैंक को उसकी जानकारी देनी आवश्यक नहीं समझी, तब बैंक आपको बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालेगा ऐसी कंडीशन में भी। क्योंकि जब तक ये लोन चल रहा है तब तक ये संपत्ति
उस कस्टमर की ना होकर बैंक की संपत्ति होती है। और अगर बैंक की संपत्ति को आप बिना उसकी जानकारी के बेच देंगे तो वो आप पर कार्रवाई अवश्य करेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किए जाते हैं। आरबीआई हमारा इसकी एक लिस्ट जारी करता है समय समय पर, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों को आगे कभी भी कोई भी बैंक लोन नहीं दे पाएंगे। वो व्यक्ति किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आगे लोन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी नाम आरबीआई की लिस्ट में, बिल्कुल डिफॉल्टर की लिस्ट में दर्ज है। ठीक है, तो ये नुकसान होता है। इसलिए कभी भी कोशिश करनी है कि ऐसी क्रियाएं नहीं करनी जिससे कि आपके ऊपर आरबीआई को ये कार्रवाई करनी पड़े और आप भविष्य में संकट में आ जाए, क्योंकि पैसे की जरूरत आज न कल कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये था आज का एनपीए। उम्मीद है आप सबने समझा होगा। क्वेश्चंस भी हम इसके जल्दी लेकर आएंगे जो आरबीआई ने इसके बारे में पूछे हुए हैं। बीच बीच में मैंने आपको वो मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जो आमतौर पर एनपीए से संबंधित पूछी जाती, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, डिफरेंट अकाउंट कैटेगरीज एनपीए की कौन कौन सी हैं, कब एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, बिल्कुल डिफॉल्टर क्या होते हैं, इनको कौन डिक्लेयर करता है। तो जो मोटे मोटे सवाल हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और इसके अलावा जो भी न्यूज़ में आगे चीज़ें आती रहेंगी वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के थ्रू, क्योंकि यूपीएससी का आमतौर पर जो प्रचलन है वो ये है कि बेसिक्स आपको पता है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो आमतौर पर कोई भी करंट अफेयर्स जो भी घटना घटी है उससे लेकर संबंधित सवाल यूपीएससी पूछता है। तो वो सब चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो इस क्लास में इतना ही है, आगे हम देखेंगे जो अगली क्लासेस चलेंगी। क्लासेस धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएंगी, आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।